आज क्लास 12 लेसन 2 का अभ्यास प्रश्न का शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 आपका है, बिलियन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न बिलियन संभव है? प्रत्येक प्रकार का बिलियन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। तो पहले हम लोग बिलियन का परिभाषा पर चलते हैं। बिलियन है, बिलियन 2 या 2 से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण अर्थात मिश्रण से सभी जगह इसका संघटन और गुण एक समान होता है, उसी को बिलियन कहते हैं। पूरा बिलियन 9 प्रकार के होते हैं। देखिए बिलियनों के प्रकार है। पहले तो एक होता है गैसीय बिलियन। तो देखिए गैसीय बिलियन कोई पूछता है तो जब विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। जब विलायक गैस होता है और उसमें जब बाहर से हम लोग कोई पदार्थ मिलाते हैं तो उसी को हम लोग गैसीय विलयन कहते हैं। देखिए गैसीय विलयन में तीनों स्थिति में जो विलायक है गैस है, आप इसमें एक बार गैस मिलाएंगे जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एक बार इसमें द्रव मिलाएंगे, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म मिलाइए, या एक बार ठोस होगा तो गैस में आप नाइट्रोजन में कपूर को मिलाइए। दूसरा जो होता है द्रवीय विलयन। तो आपका जो द्रवीय विलयन होता है इसमें आप कह सकते हैं कि द्रवीय विलयन में जो विलायक होता है द्रव होता है। तो एक बार द्रव में गैस मिलाएंगे, एक बार द्रव में द्रव मिलाएंगे, एक बार द्रव में ठोस मिलाएंगे, तो ये द्रवीय विलयन होता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, जल में एक बार ऑक्सीजन मिलाते हैं, जल में द्रव है ना, एक बार एथेनॉल मिलाते हैं और जल में एक बार ग्लूकोज मिलाते हैं। तो ये आपके 6 प्रकार के हुए विलयन। उसके बाद से जब हम लोग आगे चलते हैं तो 6 प्रकार के और आता है जिसका नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ठोस विलयन आता है। तो देखिए ठोस विलयन में इसमें विलायक ठोस होता है। एक बार आप इसमें गैस मिलाएंगे तो ठोस में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में मिला रहे हैं। फिर आपके द्रव को मिलाते हैं ठोस में तो पारे को सोडियम के साथ अमलगम। फिर ठोस को ठोस में मिलाते हैं तो तांबे के सोने में विलयन। उसके बाद से प्रश्न है कि ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें कोई विलय गैस हो। तो आप हाइड्रोजन को पैलेडियम में विलयन, यानी पैलेडियम आपका जो होगा विलायक होगा, हाइड्रोजन मिला रहे हैं वह विलय होगा। उसके बाद से कहता है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। एक बार मोल अंश का, एक बार मोलालता का, एक बार मोलारता का और फिर द्रव्यमान प्रतिशत का दिखाना है। तो चलिए इन सब का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे उसका नाम होगा मोल अंश। तो मोल अंश अवयव के मोलों की संख्या और अवयव के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल अंश कहते हैं। आप इसमें दिखा सकते हैं कि माना कि एक द्विअंगी विलयन, द्विअंगी का मतलब जिसमें 2 ही पदार्थ को मिला करके विलयन बनाया जाता है, एक ए है और एक बी है, और अवयव के मोल क्रमशः यन ए तथा यन बी है। तब तो अगर ए का मोल अंश निकालना है, देखिए मोल अंश को एक्स से प्रदर्शित करते हैं तो एक्स ए बराबर यन ए, यानी ए के मोलों की संख्या बटा में यन ए प्लस यन बी। यानी अगर ए को निकालना होगा तो यन ए ऊपर रहेगा, यन ए प्लस यन बी नीचे। यन जो होता है मोलों की संख्या होता है और मोलों की संख्या हम लोग भार बटा अनुभार से निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है बी का मोल अंश। तो एक्स बी बराबर यन बी बटा में यन ए माइनस प्लस एन बी, यानी कुल विलयन आपका होता है। इसलिए एक्स ए प्लस एक्स बी यानी ए का मोल अंश और बी का मोल अंश बराबर 1 होता है। आप चाहें तो यहाँ पर एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद से दूसरा जो बात आता है जिसका नाम होता है मोलालता। तो मोलालता को भी हम लोग बता सकते हैं। मोलालता में कह सकते हैं किसी विलयन की मोलालता यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं या परिभाषित की जा सकती है। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की संख्या को मोलालता कहते हैं। और मोलालता बराबर, हालांकि मोलालता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, विलय के मोल की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में। उसके बाद से एक आगे जो बात आता है उसका नाम होता है मोलालता। तो मोलालता भी देखते हैं हम लोग। तो मोलालता बता सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलारता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलारता बराबर आप बता सकते हैं विलय की मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, वह भी लीटर में। तो यह मोलारता था। आप नीचे से भी कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। उसके बाद से द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है। तो विलयन के अवयव की द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो बता सकते हैं यहाँ पर
अवयव का द्रव्यमान बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटा में विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी परिभाषा बता सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो मोलारता का, मोलालता का, इन सब का डिफिनेशन आप बता सकते हैं। तो मोलारता में आपने देखा, मोलारता का अगर कोई मात्रक पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद से आगे जो आप चाहेंगे प्रश्न नंबर 2 के पास हम लोग चलते हैं। 2 कहता है कि प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सांद्रित अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो अम्ल की इस नमूने की आपको मोलारता निकालना है। तो चलिए मोलारता, देखिए मोलारता निकालने के लिए सिंपल तो सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको बहुत सिंपल तरीका से लगाना चाहते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि विलयन की मोलारता निकालना होगा तो विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। तो आइए हल करते हैं हम लोग और हल करके देखते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रिक अम्ल की जो सांद्रता है वो आपका 68% दिया है। यानी यहाँ से देख सकते हैं कि जो नाइट्रिक अम्ल है इसकी भार 68 ग्राम है। नाइट्रिक अम्ल का अणु भार निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 गुणे 3 पूरा 63 आ जाएगा। तो मोलारता बराबर भार बटा अणु भार गुणे, यहाँ पर आयतन होता है तो आयतन की जगह पर द्रव्यमान बटा घनत्व लिख सकते हैं। भार आपका 68 है, अणु भार 63 गुणे 100 द्रव्यमान है बटा में जो आपका घनत्व दिया गया है उसको आप रख देंगे पूरा 1.501 है। यहाँ पर 1 जो भी होगा उसको रख करके जब हम लोग हल करेंगे तो ये आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से या आप चाहें तो ऐसे भी बता सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता 68% है तो 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल है, क्योंकि 68 का मतलब होता है कि नाइट्रिक अम्ल 68% इसमें है। विलयन का घनत्व है 1.504 तो 100 ग्राम विलयन का आयतन, आयतन बराबर पढ़े होंगे द्रव्यमान बटा घनत्व, तो द्रव्यमान 100 रखेंगे आप और घनत्व 1.50 पूरा हल करेंगे तो आ जाएगा 66.48 लीटर। नाइट्रिक अम्ल का अणुभार आप निकाल देंगे, जब निकालेंगे तो इसका अणुभार जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा 63 ग्राम। उसके बाद से इसकी मान 63 आ गई। उसके बाद से आप यहाँ पर 66.489 मिलीलीटर विलयन में 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल है तो 1 मिलीलीटर विलयन में तो 68 बटा में ये पूरा गुणे 1000 मिलीलीटर में लीटर में बदल देंगे पूरा। आज जब हल करेंगे तो 16.233 यम आ जाएगा आपका। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 के 2.55 के पास चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% है। विलयन की मोलालता तथा विलयन में प्रत्येक का मोल अंश क्या है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो विलयन की मोलालता, इसमें 3, एक तो मोलालता निकालना है, एक मोल अंश निकालना है और एक विलयन की मोलालता निकालना है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं और पूरा निकाल करके देखते हैं कि इसकी मान कितना आएगा। देखिए आप जब हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें कुछ बातें होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रश्न कहा है उस प्रश्न के हिसाब से हम लोग हल करेंगे। मोलालता निकालना है तो मोलालता आप जानते होंगे मोलों की संख्या बटा में भार, वो भी किलोग्राम में। मोलालता निकालेंगे तो मोलों की संख्या बटा में आयतन, वो भी लीटर में। क्या क्या दिया है, ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 का अणुभार दिया है 180 ग्राम प्रति मिलीलीटर। जल की मात्रा आप देखिए, जब 10 ग्राम ग्लूकोज दिया है तो जल की मात्रा आपको निकालने के लिए 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 ग्राम आ जाएगा और जल का अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल होता, प्रति मिलीलीटर होता है। तो आइए पहला हम लोग मोलालता निकालते हैं। मोलों की संख्या बटा में भार, तो आप देखिए और मोलों की संख्या की जगह पर लिख सकते हैं भार बटा अणुभार, यानी विलय का भार और विलय का अणुभार। विलय का भार 10 है, अणुभार आप ग्लूकोज का निकाले 180
और जो विलायक का है 90, हालांकि ग्राम प्रति मिलीलीटर है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। हल कर देंगे तो 0.617 मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। बहुत सिंपल है, मूलता के सूत्र से हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका था, इसी में आपको मोलरता निकालना है, मोल अंश निकालना है। तो देखिए ग्लूकोज का मोल अंश निकालना है तो NC6H12O6 बटा में NC6H12O6 प्लस NH2, यानी ये बताता है ग्लूकोज का मोलों की संख्या, यह भी आपके ग्लूकोज के मोलों की संख्या और ये जल का मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालेंगे भार बटा अणुभार, भार 10 है, अणुभार 180 है। फिर इस ग्लूकोज के निकालेंगे तो 10 बटा 180 प्लस इसका निकालेंगे तो 90 बटा 180 है, जल है ना, तो भार बटा अणुभार। और जब आप इसको ऊपर भाग देंगे तो भाग देने के बाद आपका आ जाएगा 0.055, नीचे 0.055 प्लस 5, नीचे वाला जोड़ देंगे तो 5.055, और जब पूरा को हल करेंगे तो 0.99 आपका आंसर आ जाएगा। मूल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। उसके बाद से जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है कि जल का मूल अंश निकालना है। तो ग्लूकोज का निकल गया तो हम पढ़े होंगे XH2O प्लस X C6H12O6 बराबर 1, XH2O ऐसे ही रखते हैं 1 माइनस X C6H12O6 और XH2O बराबर 1 में से जो आया है ग्लूकोज को उसको घटा देंगे तो आ जाएगा 0.01। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत सिंपल था, इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो मोल अंश भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक और आपको है, इसमें मोलरता भी निकालना है। तो आइए मोलरता भी देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटा में आयतन लीटर में, और मोलों की संख्या को भार बटा अणुभार गुणे आयतन लीटर में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद भरेंगे भार है 10, अणुभार है 180 गुणे, देखिए यहाँ पर आयतन है तो भार बटा अणुभार 100 बटा 1.2 जो घनत्व दिया उसको रख देंगे। उसके बाद से पूरा रख करके मान को हम हल करेंगे तो 0.67 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बहुत लंबा था लेकिन ठीक था, 5 नंबर क्वेश्चन आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 के पास। 5 के पास क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, और देखिए 6 को अब हम लोग लगाएंगे। और 6 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि यदि 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान है, देखिए मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण को पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 मोल 1 MHCl के लिए कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। मिलीलीटर का मतलब कि आयतन हम लोग को निकालना है, ये मिलीलीटर बताता है कि हम लोग को आयतन निकालना है। तो सबसे पहले आप इसमें हल करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और NaOH का मिश्रण का द्रव्यमान 10 ग्राम है, दोनों का जो मान है वह 10 ग्राम दिया गया है। और आप यहाँ से ना माना कि मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट की द्रव्यमान X, तो सोडियम यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 दिया गया है, 10 नहीं है 1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपका सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान, देखिए अगर इसको X माने हैं तो दोनों का 1 दिया है तो 1 - X हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या भार बटा अणुभार, सोडियम कार्बोनेट का अणुभार निकालते हैं तो 106 आता है तो X बटा 106। सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या तो भार 1 - X अणुभार 84, और मिश्रण में आयों की मोल बराबर है तो इसीलिए भार बटा अणुभार, यानी सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या और सोडियम बाइकार्बोनेट की मोलों की संख्या। इसके बाद से आप तीछा तीछी गुणा करेंगे X गुणे 84 और फिर इसका गुणा करेंगे 106 1 - X, तो अब आपको 2 से काट देंगे तो ये 53 बार में कट जाएगा और ये 42 बार में, तो 42X 53 से गुणा 1 में करेंगे 53 माइनस 53X। अब 53 को इधर कर देंगे, 53 को इधर तो 95X, और 53 ऐसे ही रखेंगे 53 बटा 95। उसके बाद से सोडियम जो कार्बोनेट होगा उसका द्रव्यमान आ जाएगा, X माने थे ना सोडियम कार्बोनेट को, यहाँ पर X माने हैं तो X का मान 53 बटा 45 आ गया। उसके बाद से यहाँ पर जब आगे जाएंगे तो अब आपको निकालना है सोडियम कार्बोनेट का। तो आप देखिए सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान निकालेंगे तो 1 - 53 बटा 95 है, क्योंकि X का मान 53 बटा 45, 95 रख कर हल करेंगे तो 42 बटा 95 आ जाएगा। अब बात सुनिए, अब यहाँ पर जो है सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और
जल बनेगा। संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट का अनुभार 106 होता है कि 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिश्रण के 2 मोल HCl को उदासीन करता है, यानी सोडियम कार्बोनेट को 2 मोल HCl की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार 53/95 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के लिए आवश्यक HCl मोलों की संख्या, तो देखिए आपका तो पहले ये 2 है, 2 मोल है तो 2 ये 106 है तो 106 और गुणे 53/95 हो जाएगा, तो 1/95 आ जाएगा। ठीक है, 53 से आप इसको काटेंगे 106 को 2 बार में, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने यहाँ पर क्रिया कराया है सोडियम बाइकार्बोनेट का क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो सोडियम क्लोराइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसमें भी वही बात होगी, इसमें सोडियम 84 ग्राम सोडियम, 84 इसका अणुभार है कि 84 ग्राम सोडियम बाई जो कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए 1 मोल HCl की आवश्यकता होती है, इसलिए 42/95 ग्राम के लिए तो 1/84 गुणे 42/95 1/190 मोल हो जाएगा। तो कुल आवश्यक मोल तो दोनों के ऐड करिए, 1/195 प्लस 1/190, पूरा आप लसल हल करेंगे 3/190। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर 3/190 MHCl बराबर 0.1 MHCl। तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 0.1 MHCl के लिए 1000 यहाँ पर है, उसको बटा में 3/190 गुणे 10 मिलीलीटर बराबर 157.8 मिलीलीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 7 नंबर है, कह रहा है इसमें कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के लिए 30 ग्राम और 40% के 400 ग्राम के आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता निकालिए। देखिए आप विलयन के द्रव्यमान देख रहे हैं 700 ग्राम है, ठीक है, 700 ग्राम कहाँ से आया टोटल विलयन के लिए, तो ये 300 ग्राम और 400 ग्राम जब पूरा दोनों को जोड़ेंगे तो 700 ग्राम हो जाएगा। आगे आपका है 300 ग्राम 25% विलयन में 75 ग्राम विलय है और 400 ग्राम 40% विलयन में 160 ग्राम विलय है। तो उसके बाद से विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलय का द्रव्यमान बटा में कुल द्रव्यमान गुणे 100, तो विलय का द्रव्यमान 75 आप रखेंगे क्योंकि 75 आ चुका है। 75 कहाँ से आया, तो 40% है और 25% है, तो 75 बटा में जो पूरा दोनों का ऐड कर देंगे 75 प्लस 160 गुणे 100, तो 75 बटा 235 और गुणे 100 तो आ जाएगा 32%। तो पहले विलय का निकल गया 32%, दूसरे विलय का द्रव्यमान निकालना है तो 100 में से 32 घटा देंगे तो आपका 68% आ जाएगा। क्योंकि हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत जानते होंगे, भार बटा अणुभार से हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगर निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कहता है कि 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को C2H5OH का ट्वाइस तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रति हिम मिश्रण बनाया जाता है, तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो विलयन की मोलरता भी निकालिए। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम लोग चाहें तो उसी तरीके से हल कर सकते हैं और लगा सकते हैं, मान निकल जाएगा। देख ही रहे हैं आप, इस तरीके से पूरा मान को अगर हम लोग भर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं।